हेलो मित्रों, मैं वेद प्रकाश भारतीय आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधानों को। इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में इन प्रावधानों के 9 बिंदुओं को देखा था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में भी कहा और अपने प्रत्येक एपिसोड में कहते हुए आ रहा हूं, जब भी आप मेरा कोई YouTube पर वीडियो देखें तो अपने पास एक कॉपी और एक कलम अवश्य रखें। फिर हमारे द्वारा संचालित जो कक्षाएं होती हैं उनको आप एक एक करके नोट करते जाएं। खास करके सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के जो प्रतिभागी हैं, बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं या अन्य कोई भी लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा आप देने जा रहे हैं या देते हुए आ रहे हैं, उसमें भी खास करके हिंदी माध्यम से। इसके अलावा एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो भी छात्र हैं उनको इन एपिसोड से और पिछले एपिसोड से, और मैं जो भी एपिसोड ये YouTube पर आपके सामने रखूंगा, ये सभी एपिसोड आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों से कहा था कि आपने जो कुछ अपने से अध्ययन किया है उसको आप फील द डिफरेंस करके इनसे देखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं भी घर से नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी बड़े संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वेद प्रकाश भारतीय सर के प्रत्येक एपिसोड को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक देखते हुए उन्हें नोट करते जाएं। मेरा ये वीडियो हर एक विषयों से संबंधित होता है और आगे भी आपके बीच आता रहेगा। लेकिन आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वह 1784 के पिट्स का इंडिया एक्ट का, जिसका कि मैंने पिछली कड़ी में प्रावधानों को 9 अंकों तक देखा था। आज हम इसकी अगली कड़ी को देखते हैं जो क्रम संख्या 10 से है। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड पर व्यय की जाने वाली धनराशि भारतीय आय से ली जाती थी, परंतु 16,000 पाउंड वार्षिक से अधिक व्यय होने पर यह नियम लागू नहीं होता था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल का जब गठन हुआ तो इनके सदस्यों पर जो खर्च आते थे, खर्च जो आती थी, उसमें कहा जाता है कि भारतीय आय से 16,000 पाउंड की राशि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर खर्च की जा सकती थी। अगर ये राशि 16,000 पाउंड से एवं हो जाती तब ये शर्तें और नियम लागू नहीं होती, लेकिन 16,000 पाउंड तक आपको भारतीय आय से इनके ऊपर खर्च करना होता था। आगे हम देखते हैं नंबर 11 को। पोषण तथा संरक्षण के अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास नहीं थे, लेकिन भारत में कंपनी के अंतर्गत ये किसी भी व्यक्ति को नियुक्त तो कर सकता था, परंतु ब्रिटेन के सम्राट को यह विशेषाधिकार था कि वह किसी को भी वापस बुलाकर उसे अपदस्थ कर दे। कहने का तात्पर्य यह है
कि पोषण तथा संरक्षण, किसका पोषण तथा संरक्षण? तो भारत में जो रह रहे गवर्नर जनरल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे या अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका पोषण और संरक्षण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार प्राप्त था कि इन सदस्यों में से किन्हीं की नियुक्ति वो कर सकते थे, चाहे वो गवर्नर जनरल ही क्यों नहीं हो या अन्य गवर्नर ही क्यों नहीं हो या कार्यकारिणी परिषद के सदस्य ही क्यों नहीं हो या भारत में रह रहे प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों नहीं हो जो ब्रिटेन से प्रतिनियुक्ति जिनकी भारत के लिए होती थी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त तो कर सकता था, परंतु उन्हें अपदस्थ नहीं कर सकता था। अपदस्थ करने की शक्ति ब्रिटिश सम्राट के पास सन्निहित थी। वह जिसे चाहे जब चाहे बुला सकता था। कहने का तात्पर्य यहाँ गौर करने की बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अधीन थे? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन थे। उनमें जो सदस्य थे वो कौन थे? तो प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य थे, राजमंत्री एक थे और कंपनी ऑफ एक्सचेकर जो वित्त मंत्री थे। यानी कुल मिलाकर ये ब्रिटिश क्राउन की बनाई हुई एक संस्था थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश के राजा यानी ब्रिटेन के राजा यहाँ पे किसी भी अधिकारी को, यहाँ गवर्नर जनरल हो या गवर्नर हो या बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हो, उनको जब बुलाने का अधिकार उनके पास में था तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही ये अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्वतः प्राप्त था। यही इस अधिनियम की विशेषता थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह अधिकार मिल गया कि वह सम्राट की स्वीकृति से गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की नियुक्ति कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले क्या होता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि एक व्यापारिक संस्थापन के भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही यहां कर्मचारियों को नियुक्त करते थे। बीच में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उनमें कुछ ऐसे प्रावधान आए थे जिनके कारण की बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियां कुछ लिमिट सी कर दी गई थी। लेकिन 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के अधीन कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब ये अधिकार प्रदान कर दिए गए कि आप गवर्नर जनरल या अन्य गवर्नर या अन्य किसी भी प्रशासनिक पद पर आसीन व्यक्ति की नियुक्ति भारत में निसंदेह कर सकते हैं। ये अधिकार उन्हें प्राप्त था। यानी क्या कार्यकारिणी के जो गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे उनकी भी नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ऐसा पहले भी हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी ये प्रावधान आया था, लेकिन कहीं न कहीं उनमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, जिस त्रुटि का निराकरण 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट में हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय जो प्रांत थे, प्रेसिडेंसियां थी, जैसे बम्बई, जैसे मद्रास, तो वहां भी इसी प्रकार की, जैसे कि गवर्नर जनरल 100% थे, ठीक उसी प्रकार बम्बई प्रेसिडेंसी में भी, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर 100% थे। तो कहा क्या जाता है कि इस एक्ट के अधीन गवर्नर जो बम्बई के थे
या मद्रास के थे, उन सबों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी अब वो कोई भी फैसला अपने से नहीं ले सकते हैं जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल किसी भी संधि को करने से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेगा। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण। 1783, 1781 यानी रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहीं भी ये बातें सन्निहित नहीं थी कि भारत में गवर्नर जनरल अगर कोई विधान बनाएगा तो उस विधान को बनाने से पूर्व उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी आवश्यक थी। हाँ, इतना अवश्य था कि अगर स्वतंत्र प्रांत के कोई भी गवर्नर, चाहे वो मद्रास के हो चाहे वो बंगाल के हो, वो अगर कोई कानून बनाता तो उन्हें गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होती थी। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन यह प्रावधान किए गए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिना, यानी क्या भारत में जो गवर्नर जनरल 100% थी, वो अगर कोई कानून बनाती तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नामांकित करना पड़ता था, जिसके कारण कि सर्वोच्च न्यायालय और बोर्ड ऑफ यानी गवर्नर जनरल की 100% में हमेशा तल्खियां बनी रहती थी। ये बातें इस एक्ट के अधीन स्पष्ट कर दी गई कि गवर्नर जनरल 100% अगर कोई भी नियम बनाएगा तो उसे उस नियम को बनाने से पूर्व ब्रिटेन में रह रही उनकी संस्था कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उनसे अनुमति लेना अनिवार्य था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस एक्ट में यह साफ कर दिया गया कि भारतीय राज्यों को जीतना व उनके लिए साम्राज्यवादी नीतियां बनाना ब्रिटिश सरकार के लिए अशोभनीय है। अतः राज्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली नीति न अपनाई जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गवर्नर जनरल भारत में काम कर रहे थे, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप सबों के बीच इन सारी घटनाओं को यानी 1784 के एक्ट के निर्माण से संबंधित सारी घटनाओं का मैंने बारीकी से जिक्र किया। उसी के तहत हम देखते क्या है कि जब भी कंपनी भारत के नए क्षेत्र को अगर ग्रहण करती तो उसे यहाँ पर लड़ाई करना पड़ता। वहां प्रतिद्वंदी तो उनके मौजूद थे ही। अगर कोई शासक कहीं शासन कर रहा है और उससे अगर आप उनके राज्य को छीनना चाहेंगे तो निश्चित आपको एक युद्ध अथवा संधि करनी ही होगी। और इस युद्ध और संधि में खर्च आती थी पैसे की, जैसा कि मराठों के साथ युद्ध में अंग्रेजों ने झेल चुका था। और 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के आने से पहले उन्होंने यानी कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को 10 पाउंड राशि के लोन सैंक्शन करने की बात भी की थी। इन सारी बातों को अगर आप इकट्ठे रूप से देखेंगे तो इतना ही नहीं स्पष्ट होता, बल्कि ये भी स्पष्ट होता है कि अगर भारत में कंपनी नए क्षेत्रों को अधिग्रहण करेगी तो उनमें खर्च भी आएंगे और उनकी जगहंसाई भी होगी। इसलिए इस एक्ट के अधीन यह कहा गया कि आप नए क्षेत्र को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए एक अशोभनीय कृत्य होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों का
देशी शासकों के साथ धन के लेन देन को गलत एवं अपमानजनक बताया। इस तरह के कार्यों में लिप्त कर्मचारियों के लिए कठोर कानून बनाने पर बल दिया गया। यानी कि इस एक्ट से पूर्व, जैसा कि इस एक्ट में प्रावधान किया गया है, तो इस एक्ट से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी यहां के लोगों पर दबाव डाल करके उसके जमीनों को अधिग्रहण करने की धमकियां दे करके किसानों से, जमींदारों से, उद्योगपतियों से, बिजनेसमैनों से यानी क्या राशियां ऐंठा करती थी। इस एक्ट के अधीन ये कहा गया कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी ऐसी हरकत करते हुए पाए गए तो उनके ऊपर कंपनी कठोर दमनात्मक कार्रवाई करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होता था तथा दूसरा विदेश सचिव और 4 अन्य प्रीवी काउंसिल के सदस्यों से चुने जाते थे। प्रीवी काउंसिल का वास्तविक अर्थ ब्रिटेन के सम्राट के सलाहकारों का एक औपचारिक निकाय होता था। इसके सदस्य मुख्य रूप से वरिष्ठ राजनेता होते थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वर्तमान या पूर्व सदस्य होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यों की एक सभा थी और उसके जो अध्यक्ष होते थे वो राज्य मंत्री होते थे और जो राज्य मंत्री होते थे वह विदेश सचिव होते थे और कंपनी ऑफ एक्सचेकर जो होते थे वह ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होता था और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। ये ब्रिटेन के अंतर्गत प्रीवी काउंसिल क्या थी, इसके बारे में समझना निहायत जरूरी और आवश्यक भी है मित्रों। यह प्रीवी काउंसिल यानी क्या, प्रीवी काउंसिल का वास्तविक अर्थ ब्रिटेन के सम्राट के सलाहकारों की एक परिषद यानी क्या, वरिष्ठ नेताओं का एक समूह, चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के हो चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हो, लेकिन मुख्य रूप से प्रीवी काउंसिल मतलब ब्रिटेन के सम्राट के सलाहकारों की एक समितियां होती थी जो कि प्रीवी काउंसिल कहलाता था। जी हां दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार स्नेह हमारे सभी एपिसोड को सुनेंगे, बारीकी से शुरू से अंत तक सुनेंगे और अपने कॉपी में उसे अंकित करते जाएंगे तो इनसे आपको एक परीक्षोपयोगी नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम फिर आपके साथ अगली कड़ी में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत पिट्स के इंडिया एक्ट की अगली कड़ी के साथ प्रस्तुत होंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो मित्रों। धन्यवाद।